नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवादित प्रश्न जो हैं, यानी कि वो प्रश्न तो विवादित नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने जो है, कुछ कोचिंग वालों ने जो है, उनके उत्तर इतने विवादित बता दिए हैं कि बच्चे जो है उलझन में हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैं कम से कम 8 से 9 प्रश्न ऐसे लेकर आया हूँ जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उनका वास्तविक उत्तर क्या है। हम प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाती है, बच्चों के मन में एक ही शंका रहेगी कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या माने जाएं। तो मैं उन 8 से 9 प्रश्नों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फटाफट से मैं जो है इस वीडियो को शुरू भी कर दूँ। और दूसरी चीज़ है कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों को लेकर हम बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न शिफ्ट 1 के हैं, कुछ शिफ्ट 2 के हैं और कुछ शिफ्ट 3 के हैं। जो भी आपके लिए अप्लाई हैं, क्या आपके सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, इस वीडियो में आप चेक कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन होगा तो अंक बढ़ेंगे या घटेंगे। कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ओनली बढ़ेंगे, कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि घटेंगे। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 5 से 6 मिनट के इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रीट में नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है, इसमें हम 2022 में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ था और 2024 में कैसे होगा, उसके ऊपर तो चर्चा कर ही लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न विवादित बताए जा रहे हैं उनके वास्तविक उत्तर बोर्ड क्या मानेगा, इसके ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपने सामने है, गणित शिक्षण में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है किस विधि के अंतर्गत। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रयोगशाला विधि जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि में जो है करके सीखने पर इतना बल नहीं दिया गया है। इसमें बालक जो है खोज करके सीखता है, जबकि प्रयोगशाला विधि में बालक स्वयं जो है क्रिया करके सीखता है। इसका प्रमाण देखिए, आप बीएड पाठ्यक्रम में चलने वाली ये पुस्तक है, इसके अंतर्गत देखिए प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यह आगमन विधि का क्या है, प्रयोगात्मक रूप है। और दूसरी चीज़ यह है, इसमें देखिए लर्निंग बाई डूइंग जो है और लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज़ जो है यहाँ पर विशेष तौर पर उपयोगी है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस विधि में सभी बातें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखता है, यानी कि विद्यार्थी जो होता है वो स्वयं करके सीखता है। इसलिए बोर्ड जो है इसका आंसर क्या मानेगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया। तो बीएड पाठ्यक्रम की एक पुस्तक चलती है, जो कि उसका प्रूफ जो है मैंने शायद यहाँ पर संलग्न नहीं किया है। इसका 101% आंसर जो है वो आपके पंडित देवीदत्त होगा। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोचिंग वाला अगर आपको कोई दूसरी चीज़ बताता है तो वो गलत होगा, क्योंकि इस पर मैं आपत्ति लगाऊंगा आपकी। और अगर पंडित देवीदत्त आपने सही किया है तो आपके बिल्कुल 101%। वैसे तो बोर्ड के आंसर की में यही जो है माना जाएगा। फिर आपके बहन का पुल्लिंग क्या होगा। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बहन का क्या होगा, बहनों ही होगा। तो यहाँ भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं या स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जिसने शिक्षण विद्या हमसे पढ़ी है या मेंस के लिए हमसे पढ़ने वाला है, उसके शिक्षण विद्या का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। सीखने के प्रतिफल का निर्धारण कौन करता है? एनसीईआरटी। कौन करता है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी जो है एक पीडीएफ जो है जारी करता है, और विद्यालय पाठ्यक्रम में एक पुस्तक जारी करता है विद्यालयों के लिए, जिसमें शिक्षकों की मदद रहती है और कमरे में जो है लगाना होता है कि इसके अधिगम के प्रतिफल क्या है। तो अधिगम के प्रतिफल जो है कक्षा 6 से लगा के 8 तक वहीं से प्रश्न पूछा गया है। पहला देखिए आप, विद्यार्थी तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों में अंतर करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये पहली लाइन लिखी गई है। देखिए कक्षा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पष्ट तौर पर लिखा गया कक्षा 6 में सीखने के प्रतिफल में तारों, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। ये हूबहू यहाँ पर लाइन है, विद्यार्थी तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों में अंतर करते हैं। फिर दूसरा है, ग्रहण से संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से क्या करते हैं, परखते हैं। तो ये लाइन भी देखिए लिखा हुआ है, ग्रहण से संबंधित अंधविश्वास को तर्कपूर्ण रूप से क्या करते हैं, परखते हैं। तो ये तो सीखने के प्रतिफल हो गए। एक आप देखेंगे, विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं की विभिन्नताओं के कारण को बताते हैं। तो ये भी आपके देखिए कक्षा 7 के प्रतिफल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं की विभिन्नताओं के कारण को बताते हैं। ये सीखने के प्रतिफल इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोविज्ञान हो चाहे आपके विषय हो, विषय की शिक्षण विधियों में भी आपके सीखने के प्रतिफल जो है सामाजिक विज्ञान में अलग से लिखा हुआ टॉपिक था आपके, तो आपको यहाँ पर पढ़ना अनिवार्य था। इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी और बीएड बीएचटीसी पाठ्यक्रम को आधार मानकर जो हमारी शिक्षण विद्या की क्लासेस थी उससे बाहर कुछ नहीं गया था। केवल एक किंडरगार्टन बॉक्स वाला प्रश्न था वो जो हमने नहीं पढ़ाया था, बाकी सारे प्रश्न अपने पढ़ाए हुए में से आए। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया था, निम्न में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है। मैंने जब आपको पढ़ाया तो बात की थी CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आप देखेंगे, देखिए संस्थान के बारे में जो इसकी ऑफिशियल साइट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ही इसके कार्य लिख रखे हैं कि देखिए CIET के क्रियाकलापों के क्षेत्र, इसमें ये ग्राफिक्स तथा अन्य कार्यक्रम का डिजाइन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, मीडिया सॉफ्टवेयर, ये इसका कार्य लिखा गया। यानी कि पहला ऑप्शन जो है मीडिया सॉफ्टवेयर सामग्री, ग्राफिक्स और अन्य कार्यक्रमों की डिजाइन और उत्पादन करना, ये भी इसमें शामिल है। फिर आपके देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि ICT वाला शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना तैयार करना, ये हूबहू वही सा लाइन है, देखा शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग की योजनाओं को तैयार करना। फिर अगला है आपके देखिए शिक्षक प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा के उच्च संस्थानों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संख्याओं को उनके अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में क्या करना, प्रशिक्षित करना। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के संकायों को उनके अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में क्या करना, शामिल करना। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा कार्य नहीं है, तो ये SIET वाला जो काम है ये इसका नहीं है। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है। अब QR कोड युक्त पाठ्यपुस्तक जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊर्जित पाठ्यपुस्तक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये NCERT की देखिए एक PDF जो है जो हमने डाउनलोड की है, उसके अंतर्गत देखिए विशेष तौर पर लिखा गया है कि एनराइज्ड जो टेक्स्ट बुक हैं आपके, ठीक है, इसके अंतर्गत ETBS, अब ये ETBS आपके देखिए यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखिए चित्र भी बना रखा है दीक्षा ऐप का और इसके अंतर्गत बारकोड को स्कैन करें और यहाँ लिखा हुआ है ETBS QR कोड इम्बेडेड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि इसमें क्या होता है QR कोड युक्त पुस्तकें जो होती है वो आपकी क्या कहलाती हैं, ऊर्जित पुस्तकें कहलाती हैं। अगला हम देखेंगे, कई सारे साथी इसमें क्या बता रहे थे, शिक्षण सहायक सामग्री, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये स्पष्ट तौर पर मैंने आपको प्रूफ दिया है। अगला देखेंगे आप 5P अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइबी द्वारा किसके लिए किया गया है, तो ये देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, रचनावाद, इसके लिए किया गया है। और ये रोजर बाइबी की जो बुक का मॉडल जो है इसके अंतर्गत लिखा गया है द 5P इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, देखिए आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके हैं लर्निंग थ्योरी, तो यहाँ पर रचनावाद जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रोजर बाइबी के 5E जो है यहाँ पर लिखे गए हैं इवेल्यूशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन और इंगेजमेंट, ये 5E जो है। फिर आप देखेंगे ये कई सारे उच्च कोचिंग संस्थान जो हैं आपके, जो कह सकते हैं कि हाई लेवल कोचिंग संस्थान जिसे आप मानते हैं, उनके द्वारा भी जो है इसको गलत बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आप, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन 4 विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका सही आंसर क्या होगा, SK देशपांडे इसका सही आंसर होगा। कई जनों ने इसका पामर बताया, वो गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। B.Ed पाठ्यक्रम की पुस्तकों में ये चीज़ स्पष्ट तौर पर लिखी गई थी, जहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आप, श्री SK देशपांडे ने कहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि भाषा सीखने को इन 4 विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। ये आपके B.Ed पाठ्यक्रम की जो पुस्तक हैं जो आपके चलती हैं, छत्तीसगढ़ की एक बुक है B.Ed पाठ्यक्रम की, जो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, इसमें स्पष्ट तौर पर जो है वो लिखा गया है। तो अब आपको ये जो है सारी प्रश्न जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आपके और भी कोई डाउटफुल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उन प्रश्नों पर भी जो है चर्चा कर लेंगे। और फाइनल आंसर की में भी आपको जो है बोनस वगैरह जो आपको मिलेंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो कब होगी, तो आंसर की आने के बाद जो है वो प्रक्रिया होगी जब आपका रिजल्ट जारी होगा। तो और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे क्या होगी उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। 2022 में जो है नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था तब माना जा रहा था कि 3rd शिफ्ट है, 2nd शिफ्ट है, ये हार्ड थी, लेकिन अपने हार्ड मानने से कुछ नहीं होता है। देखिए 1st शिफ्ट में तो है आपके नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि लेवल 1 की केवल 1 शिफ्ट थी, तो वहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है। लेवल 2 में पिछली बार कितनी शिफ्ट थी, एक तो 23 को शाम वाली शिफ्ट यानी कि 2nd शिफ्ट, फिर आपके 24 की सुबह वाली 3rd शिफ्ट और 24 की शाम वाली आपके 4th शिफ्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा है SST का और ये लिखा है साइंस मैथ्स का। अब यहाँ पर देखिए किसी के तो +2 नंबर हो रहे हैं, किसी के -0.9 हो रहे हैं, मतलब 0.09, किसी के हो रहे हैं +0.62, किसी के +1 हो रहा है, किसी के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साइंस मैथ्स में देखिए कुछ स्टूडेंट है उनके कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ के -0.33 हुए हैं, कुछ के +0.77 हुए हैं। तो ये कैसे संभव है, जब एक ही पारी के बच्चे हैं तो उनके अलग अलग वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए 3rd शिफ्ट में कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनके कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, कोई बोल रहे हैं कि 1 नंबर बढ़ा है, कोई कह रहा है 1 नंबर घटा है। 4th शिफ्ट में भी ऐसे हुआ था, किसी के -0.86 हुआ था,
किसी के प्लस 1.11 हुआ था, किसी के माइनस 1.70 हुआ था, किसी के -2 हुआ था, किसी के 0 हुआ था, किसी के देखिए साइंस मैथ्स में किसी के -2 हुआ, किसी के प्लस हुआ था। तो ये कैसे संभव है, इस चीज़ को समझने के लिए आप समझिए कि जैसे मैं एक शिफ्ट का उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप देखिए चौथी शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट में SST है। अब यहाँ पर 5 वेरिएशन है। ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पर होता है देखिए लैंग्वेज का फर्क। किसका फर्क होता है? ये आपकी जो भाषा का चयन करते हैं ना आप, बाकी विषय तो आपके सेम रहती हैं, लेकिन जब आप भाषा का चयन करते हैं तब आपके क्या होता है कि भाषा में किसी ने भाषा 1 के रूप में हिंदी ली है, किसी ने भाषा 1 के रूप में संस्कृत ली है, किसी ने भाषा 1 के रूप में क्या ली है आपकी इंग्लिश ली है। तो ये अलग अलग भाषाओं के हिसाब से आपके क्या होता है, भाषा का पेपर भी जो है उसमें देखा जाता है कि अधिक अंक कितने हैं, कम अंक कितने हैं, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है, उस फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। इसलिए एक ही पारी के स्टूडेंट के भी अंकों में जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये परिवर्तन जो मैंने आपके सामने लिखा है, और जहाँ तक मैंने 60 से 70 स्टूडेंट जो थे जो हमारे संपर्क में थे उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनकी मार्कशीट वगैरह मंगवाई, तो वहाँ पर मुझे पता चला है जो भी आंकड़े मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसी आधार पर लिखे गए। तो ये पता चला है कि लगभग 2 नंबर का अंतर हो सकता है, मतलब 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 2 नंबर घट सकते हैं। अधिकतम मैंने जहाँ तक देखा है वो यही चीज़ मुझे देखने को मिली है। तो रीट 2024 में आपकी क्या होगा, लेवल 1 में तो कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। लेवल 2 में अब आपके सेकंड शिफ्ट भी है और थर्ड शिफ्ट भी है, फिर आपकी SST भी है और साइंस मैथ्स भी है। फिर आपके SST वाले भी लैंग्वेज अलग अलग है, जिसके लैंग्वेज 1 के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में अलग अलग ले रखा है। साइंस मैथ्स वालों ने भी अलग अलग लैंग्वेज ले रखी। उस आधार पर जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी होगा कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकते हैं, ये संभावना है। दोनों पेपर का लेवल देखा जाएगा। अगर बोर्ड को लगता है कि लेवल सेम है तो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः 2 पारी भी है अगर आपके, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जा सकती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा की है, उन सारे प्रश्नों पर भी मैंने प्रूफ बता दिए हैं। NCERT और जो भी मानक पुस्तकें थी वहाँ से मैंने आपको प्रूफ भी बताए हैं, और नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया पर भी हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो, अब आपको बार बार नॉर्मलाइजेशन के वीडियो नहीं देखने, क्योंकि डिपेंड करता है बोर्ड जिस फॉर्मूले को अपनाता है उस फॉर्मूले के अनुसार कौन से शिफ्ट में एवरेज अधिक रहता है, बच्चों के मार्क्स किसमें कम रहते हैं, फिर उसके आधार पर जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कहीं 5 नंबर बढ़ाने की बात कही जा रही है, कहीं 7 नंबर बढ़ाने की, तो वो गलत है। हाँ, जो प्रश्न विवादित हैं उनमें आपको बोनस जरूर मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।